के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल औरकज़ई। नाज़रीन, आज हम होती हाउस मर्दान में मौजूद हैं और हमारे मेहमान हैं जनाब अमीर हैदर ख़ान होती साहब। अमीर हैदर ख़ान होती साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं। बल्कि ऐसा समझ लें कि आजकल पार्टी की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनके कंधों पे हैं, क्योंकि असफंदियार वली ख़ान साहब कुछ अरसे से बीमार हैं। इसके अलावा हैदर ख़ान होती साहब MNA हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। आज हम अमीर हैदर ख़ान होती साहब के साथ मुल्की इश्यूज़ और कुछ इलाकाई मसाइल पे तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। हैदर ख़ान, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हैदर ख़ान होती साहब, PDM की जो जमाती थी उन्होंने एक स्ट्रगल की, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उनके ख़िलाफ़ अदम इत्तेमाद की तहरीक लाए, आप लोग कामयाब हुए। तो उसके बाद जो ये 1 डेढ़ महीने में हमने देखा, यानी जिस मकसद के तहत आप लोगों ने उनको हटाया वो ये था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालात तो उससे ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो क्या जो फ़ैसला आप लोगों ने किया था वो गलत था? फैसला हमारा बिल्कुल गलत नहीं था। हाँ, अगर हम अपनी ज़ात का और अपनी सियासत का सोचते तो फिर शायद हमारा फ़ैसला गलत था। अच्छा। लेकिन अगर हमने मुल्क का सोचना था और मुल्क का सोचा तो फिर हमारा फ़ैसला ठीक था, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किलात आपको नज़र आ रही है, अगर इमरान ख़ान साहब अभी भी वज़ीर आज़म होते तो शायद ये हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होते। और उसकी वजह यह है कि इमरान ख़ान साहब ने तकरीबन 3.5 साल में जो उनकी कारकर्दगी रही, उसकी वजह से हमारी मईशत को जितना नुकसान पहुंचा, इदारों को नुकसान पहुंचा, सियासत को नुकसान पहुंचा, वो अपनी जगह, लेकिन मईशत को जितना नुकसान पहुंचा, अगर हम अपनी ज़ात का सोचते और अपनी सियासत का सोचते तो शायद सबसे बेहतर और आसान रास्ता हमारे लिए ये था कि हम उनको रहने देते, वो अपना टर्म कंप्लीट कर लेते। लेकिन अगर वो अपना टर्म कंप्लीट करने हम उनको देते तो शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता श्रीलंका से भी ज़्यादा ख़राब होते। इसलिए मुनासिब ये समझा गया कि जमहूरी तरीके से उनको हटाया जाए, यानी अदम एतमाद के ज़रिए, और उसी तरीके से उनको हटाया गया। और इस वक्त जो हालात और मुश्किलात हैं, ज़ाहिरी बात है कि हमें ये पता था कि ये मुश्किलात होंगी, हमें ये पता था कि ये सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, इसका इल्म था। लेकिन जब आपको अपनी सियासत और मुल्क में से एक चीज़ का इंतखाब करना पड़ता है तो ज़ाहिरी बात है कि कोई भी मुहिब वतन होगा वो तरजीह देगा अपनी मुल्क को अपनी सियासत पर। तो ये जो अभी मतलब सारा जो बोझ है जो हमें नज़र आ रहा है वो तो गरीब लोगों के ऊपर आ गया है। अब डॉलर का रेट देखें कि वो उसी तरह 200 है, पेट्रोल की कीमतें जो है वो रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है। शायद ये 2 हफ्तों के दौरान जो है ना, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, और अभी बिजली की कीमतें जो है उसमें भी 8-9-10 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। तो ये जो हालात है, अब आप देखें कि पहली मरतबा हम लोगों में भी देखते हैं तो कभी हमने जो है ना इतना घबराते हुए लोगों को नहीं देखा था जो आजकल हम देख रहे हैं। कम अज़ कम इस हुकूमत को तो लोगों को घबराने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में तो घबराने की भी इजाज़त नहीं थी। इस हुकूमत को कम अज़ कम लोगों को घबराने की इजाज़त देनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो बर्डन, यानी जो बोझ अवाम पे डाला गया है, ये अगर मरहलावार होता तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होता। आज से कुछ महीने पहले जब आपको बताया गया कि आपने तेल की कीमत को 10 रुपये मज़ीद बढ़ाना है, आपने अपनी सियासत की खातिर उसको 10 रुपये बढ़ाने की बजाय उसको 10 रुपये कम कर दिया, तो सब्सिडी दे दी। तो 20 रुपये का गैप उधर आ गया आपके पास। आपको बताया गया कि आपको मजबूरन बिजली की कीमत बढ़ानी होगी, आपके पास वसाइल थे नहीं, आपने अपनी सियासत की खातिर बिजली के नर्ख को कम किया। हालांकि 3.5 साल मुसलसल आप कीमतें बढ़ाते गए, आखिरी 2 महीने में अपनी सियासत की खातिर आपने कीमतों को कम करना शुरू किया। तो ये अगर फेज़ आउट करते तो शायद लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फिर अगर आप देखें, मैं हुकूमत की वकालत करने यहाँ नहीं बैठा, लेकिन बैन-अक़वामी मंडी में अगर आप देखें तो मुसलसल यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही है। तो ज़ाहिर बात है
नंबर वन तो ये। तो ये बात तो इमरान खान साहब भी करते थे, आप लोग तो तनकीद करते थे उस नहीं वक्त। नहीं, मैं बात अलग कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को 3.5 साल लोगों की फिक्र नहीं थी। 3.5 साल उनको ये ख्याल नहीं है कि कीमतों को कम करना चाहिए। आखिरी महीने 2 महीने में उनको ये ख्याल क्यों आया? नंबर वन। नंबर टू, जो सब्सिडी इमरान खान साहब ने दी उन, चाहे वो पेट्रोल पे थी, डीजल पे थी, बिजली पे थी, आया बजट में उसके लिए कोई रकम रखी गई थी? आप जब भी सब्सिडीज देते हैं तो जाहिर बात है कि बजट में उसके लिए आप मखसूस रकम रखते हैं। इमरान खान साहब का आखिरी बजट उठा के देख लें, कहाँ पर इन चीज़ों के लिए आपने रकम रखी थी? और आखिरी बात देखें, बदकिस्मती से हमारा मुल्क इस वक्त कर्जों पे चल रहा है। एक तरफ आप कर्जे लेकर मुल्क को चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप सब्सिडीज दे रहे हैं। अब मुझे ये मंतिक कोई समझा दे, हालांकि ये गैर मकबूल फैसले हैं, मुझे इस बात का एहसास है, और अवाम पे इन फैसलों का बोझ भी है, अवाम की मुश्किलात भी बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन आप मुझे ये समझा दे, कोई मुझे ये समझा दे कि ये इकोनॉमिक्स की किस किताब में लिखा है कि आप कर्जे लें, आपकी अपनी आमदन ना हो और आप लोगों को सब्सिडीज दे? ये पैसे कहाँ से आएंगे? जाहिर बात है कि एक वक्त ऐसे आएगा कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। आज जो मुल्क की और लोगों की मुश्किलात है, अगर ये गैर मकबूल और सख्त फैसले हुकूमत ना करती, और मेरे ख्याल से मुस्तक़बिल करीब में शायद इनको कुछ और फैसले भी करने पड़ेंगे, अगर ये फैसले ना होते या ना किए गए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता, और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता तो लोगों की मुश्किलात इससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती। यानी आप कह रहे हैं कि अभी मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है इन फैसलों की वजह से? मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पे तो हम नहीं बचे, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी सिमत अब ठीक हो गई है। ये सख्त फैसले जो हैं तो कम अज़ कम हमें डिफ़ॉल्ट से ये दूर लेकर जा रहे हैं, और मज़ीद कुछ हमें सख्त फैसले करने होंगे। देखिए, अपनी बेल्ट को टाइट करना होगा, और यहाँ पर मैं आवाम की बात नहीं करूँगा। आवाम पे जितना बोझ डालना था हुकूमत ने डाल दिया। मेरे ख्याल से अब हुकूमत को चाहिए कि अपनी बेल्ट टाइट करे। मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट, एक वक्त ऐसा है जब पुख्तनख्वा में हमारी हुकूमत में सैलाब ने तबाही फैलाई, और तबाही इतनी ज़्यादा थी कि मुझे मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा कि मैंने पूरे 10 महीने तक पूरा डेवलपमेंट प्लान जो था उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया, इसलिए कि उस वक्त पैसों की ज़रूरत ज़्यादा बहाली के लिए ज़रूरत थी, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से इस वक्त हुकूमत को ऐसे फ़ैसले करने होंगे, बजाय इसके कि हम MPAs को पैसे दें, MNAs को डेवलपमेंट फ़ंड दें। कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पानी का सेक्टर हो गया, तालीम हो गई, सेहत हो गया, उन सेक्टर्स से पैसे काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से हम पैसे काट सकते हैं चाहिए ये कि वहाँ से हम पैसे काटें, और हम अपने लोगों को टारगेटेड सब्सिडीज़ दें। जो गरीब तर तबका है उनको सब्सिडीज़ दें। अच्छा, और वो पैसे कहाँ से निकालें? वो पैसे अपने बजट से हम निकालें। यही मेरे ख्याल से इस वक्त एक रास्ता है कि ये जो एक सख्त फेज़ है जो शायद 8-10 महीने या साल तक चलेगा, उसमें मेरे ख्याल से जो गरीब तरीन तबका है उस तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये अभी आप हुकूमत को भी कुछ जैसे आपने मशवरे दिए, तो अब मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि PDM की तहरीक में तो आप लोग शामिल थे। इस वक्त आप हुकूमत में हैं, अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, या उसकी हिमायती है, या अपोजिशन में है? ऑपोजिशन में तो अगर हम होते तो हम ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते। अच्छा, हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हिस्सा है, लेकिन हम हुकूमत की काबीना का हिस्सा नहीं है। नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो अभी इसी पे एक सवाल के जब ये सारे जो मतलब अपोजिशन जमाती थी PDM, ये अब जब शहबाज शरीफ आपकी हुकूमत आई है तो सबको कुछ ना कुछ मिल गया है। किसी को वजारत मिल गई है, किसी को जो है ना कोई और दिया गया है कुछ सेनेट में। तो ANP जो है ना उसकी उसने कुछ लिया नहीं, या उनको कुछ दिया गया नहीं? मैं शुक्रिया अदा करूँगा शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने भरपूर कोशिश की। उनकी ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि ANP उनकी कैबिनेट का हिस्सा बने। अच्छा, और उन्होंने 2-3 दफ़ा बज़ात ख़ुद इस हवाले से मुझसे बात की, लेकिन मशावरत के नतीजे में हमने ये फ़ैसला किया कि हम कैबिनेट को ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात थी और है।
अच्छा। तो ये नहीं था कि वो हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाना नहीं चाहिए थे। हमारा फैसला ये था कि शायद इस वक्त में जब अब कम वक्त रह गया है, एक वजारत लेकर हम ये समझते थे कि हम शायद अपने सूबे के साथ और अपनी पार्टी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो आप 2 की मुतालबा कर रहे थे? नहीं जी, हम ये समझते हैं कि इतने कम अरसे के लिए हुकूमत में आना जो है वो हमारे लिए कोई ज़्यादा बेहतर फैसला नहीं था। बात 1 या 2 या 3 वजारतों की नहीं थी। अच्छा। बात हमारी एक असूली थी, वो ये थी कि हम फेडरल कैबिनेट का और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जो अखबारी इतलात है, मीडिया की रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि अवामी नेशनल पार्टी को जो है ना कोई अच्छी वजारत नहीं दी जा रही थी। जैसे एक कहा जाता है कि आप लोगों ने शायद कम्युनिकेशन की वजारत जो है ना उसका मुतालबा किया था, लेकिन वो मौलाना साहब के साहबजादे को मिल गई। क्या ये दुरुस्त है? ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वजारत अहम नहीं होती, जो बंदा वज़ीर होता है डिपेंड उस पर करता है कि वो किस हद तक डिलीवर कर सकते हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है। हर वजारत अहम है प्रोवाइडेड कि अगर उसमें आप काम करना चाहें और एक अच्छा माहौल आपको दस्तयाब हो और आपके पास वक्त हो। वक्त, अच्छा। देखिए, एक इनिशिएटिव, एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव, कोई भी अच्छा इनिशिएटिव जब आप लेते हैं उसको प्लान करते हुए कम से कम आपको 5-6 महीने लगते हैं। उसको लॉन्च करते हुए एग्जीक्यूशन में आपको कम से कम साल लग जाता है। जब आपके पास अरसा ही पूरा साल का हो तो आप परफॉर्मेंस कैसे फिर दिखाएंगे? तो यही वो वजह थी कि हमने माजरत की। और फिर मैं ये कहूँगा कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी पार्टी ने, जरदारी साहब ने, सब ने ये मुनासिब समझा, उन्होंने हमें दावत दी, लेकिन हमने माजरत की। अच्छा, आपकी ये जो आपने एक मंतक बयान किया, तो इसके मुताबिक फिर आप लोग जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप है वो भी नहीं लेंगे? खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप जो है वो आईनी होता है, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अच्छा। आपको पता है कि आजकल पख्तूनख्वा की गवर्नर की उनके इख्तियारात क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं, मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। ठीक। जो मैं बात कर रहा था, मैं वज़ीर की हैसियत से बात कर रहा था, मैं फेडरल कैबिनेट के मेंबर की हैसियत से बात कर रहा था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि कम से कम अगर हम कैबिनेट में नहीं आते तो हमें किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे कम से कम आना चाहिए, जी। जिसके लिए उन्होंने ये समझा कि हम यहाँ पर आ जाए गवर्नर की पोजीशन पे। वो भी हमारी ना अपनी कोई ख्वाहिश थी ना है। हाँ, उनको हमने ज़रूर ये कहा है कि ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है और कंसेंसस बनता है तो ठीक है, अगर कंसेंसस नहीं बनता तो हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो उसमें अब क्या हर्डल है जब आप लोगों ने मतलब एग्री भी कर लिया है और वो भी चाहते हैं, तो तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है कि ये गवर्नर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है? मुझे ये तो नहीं पता कि हर्डल क्या है, और जो हमने उनको पैगाम भिजवाया है उसको 1.5 महीना नहीं हुआ, ये अभी कोई 8-10 दिन पहले की बात है। अच्छा। जब उन्होंने आखिरी दफ़ा रब्ता किया और उनकी कोशिश ये थी कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए, तो तभी हमने उनको ये कन्वे किया कि हम कैबिनेट में नहीं आएंगे, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप दे सकते हैं, आप देना चाहते हैं तो ठीक है। 8-10 दिन गुजर गए हैं, अब ये क्यों नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ये वजाहत तो आपको हुकूमत ही दे सकती है। अच्छा। मैं कासिर हूँ ये वजाहत देने से। अच्छा, ये जो हम इतलात सुन रहे हैं कि उसके लिए अवामी नेशनल पार्टी ने मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब का नाम जो है वो तजवीज़ किया है, तो क्या ये तो दुरुस्त है ना? आप मीडिया वाले हैं तो जाहिर बात है कि आप तक कोई गलत खबर तो नहीं पहुंचती होगी, आप अच्छा। तक ठीक ही खबर पहुंचती होगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब जो है जब से उसकी हुकूमत गई है, तो वो इधर पेशावर में उन्होंने डेरे डाली हुए थे। अभी मेरे ख्याल में कल ही वो जो है वापस बनिगाला गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे उसकी हुकूमत ख़त्म हुई है, जब उसने जलसों का आगाज़ किया है, आम तौर पर देखा गया है, आप भी जो है ना इस सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, कि जो भी हुक्मरान जमात से जाता है तो लोग उससे नाराज़ होते हैं, इतने ज़्यादा उस मतलब लोग उसको रिस्पांस नहीं देते। लेकिन खान साहब को बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसकी क्या वजह है? खान साहब को जलसों में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, खान साहब को लॉन्ग मार्च में अच्छा रिस्पांस बिल्कुल नहीं नहीं मिला। मिला। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक हकीकत है, जलसों में तो आम और ख़ास लोग आ जाते हैं, लॉन्ग मार्चेस में वही लोग निकलते हैं जो असल में आपका साथ देते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। तो जलसों के लोग तो आपने भी देखे, मैंने भी देखे, लेकिन फिर लॉन्ग मार्च की भी लोग हमने देखे। मेरे ख्याल से उन्होंने जितने जलसे किए
अगर सिर्फ एक जलसे के लोग ही लॉन्ग मार्च में सारे आ जाते तो शायद उस दिन उनको मजबूरन ये ऐलान नहीं करना पड़ता कि वो लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर रहे हैं। तो जलसे अच्छे थे, लेकिन लॉन्ग मार्च उनका नाकाम रहा। लेकिन हैदर खान साहब, ये आप लोगों के अपोजिशन जमातें पीटीएम जो जिनमें तकरीबन कोई 10-12 पार्टियां शामिल थी, बड़ी मेजर पार्टियां, ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान सतह की पार्टियां थी, उनके जलसों में जो है ना इतने लोग, उनके जलसे भी बड़े थे, लेकिन खान साहब के जलसे उससे कई गुना बड़े हैं। तो मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं तो इनकार नहीं कर रहा। मैं तो ये तस्लीम कर रहा हूँ कि हुकूमत से निकलने के बाद या निकाले जाने के बाद खान साहब ने अच्छे जलसे किए हैं, लेकिन वो जलसे ज़्यादातर महदूद रहे हैं एक सूबे तक। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 कि जब हर एक जलसे में वो गए हैं तो उन्होंने 2 काम किए हैं। एक, अपना ये नया बयानिया उन्होंने बेचने की कोशिश की है जी। ये अमेरिका मुर्दाबाद वाला, और दूसरा उन्होंने हर जलसे में जाकर लोगों को ये कहा है कि आपने लॉन्ग मार्च के लिए निकलना है। यही 2 बातें उन्होंने की है ना। बिल्कुल। तो जो अपील उन्होंने की थी लोगों से, लोगों का क्या रिस्पांस आया है? आए हैं लोग लॉन्ग मार्च के लिए, उतनी तादाद में आए हैं, मतलब 10 लाख 5 लाख तो छोड़ें, 1 लाख लोग आए हैं, 50,000 लोग आए हैं? नहीं आए। जो अपील थी खान साहब की, लोगों को वो मेरे ख्याल से लोगों ने वो रिस्पांस नहीं दिया जो खान साहब की तवक्कुआत थी। और बाकी बात रही जलसों की, तो जाहिर बात है कि देखिए जलसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अवाम में जड़ें हों, रूट्स हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा जलसा कर सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं हुकूमत में था, दहशतगर्दी थी, मुझे और मेरे कारकुनों को जान का खतरा था। जी। उन दिनों में पूरे खैबर पुख्तनख्वा में आखिरी 2 सालों में मैंने कितने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन वो ट्रांसलेट फिर रिजल्ट में नहीं हो सके। रिजल्ट फिर उसका कुछ मुख्तलिफ आए जब इलेक्शन रिजल्ट आए। तो जलसे उनके अच्छे थे, लेकिन लॉन्ग मार्च की उनकी एक्टिविटी मैं समझता हूँ कि वो टोटली नाकाम रही। तो मैं जिस नुक्ते की तरफ आना चाहता हूँ वो ये कि जो खान साहब ने यानी वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद जो एक नैरेटिव अपनाया कि अमरीकी साजिश हुई है और मुझे निकाला गया है, तो आप समझते नहीं है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है? देखिए, इमरान खान साहब के मानने वालों ने और चाहने कुछ हकायक हमें अपने सामने रखने होंगे। नंबर 1, बकौल इनके जो ख़त इनको मिला, जी। वो कब मिला? 7-8 तारीख को मिला ना? बिल्कुल, मार्च। मार्च और 7-8 खान को साहब मिला। ने वो 27-28 करते हैं कि मुस्लिम उम्मा के वाहिद लीडर, जी। मकबूल तरीन लीडर वो है। पूरी मुस्लिम उम्मा यहाँ पर थी, आप मेज़बान थे। वो मुनासिब मौका नहीं था कि आप बताते उनको कि जी मुझे ये ख़तरा है, मुझे ये धमकी दी गई है, तो उस वक्त भी खामोशी। देखें, वो जिनको न्यूट्रल्स कहते हैं, उनका ये ख्याल था कि वो न्यूट्रल्स उनका साथ देंगे। उनका ये ख्याल था कि पहले की तरह उनके इत्तेहादियों को मनाया जाएगा। उनका ये ख्याल था कि हर दफ़ा की तरह उनकी गलतियों के बावजूद उनको बचाया जाएगा। अच्छा। जब न्यूट्रल्स न्यूट्रल हो गए, जब इत्तेहादियों को फ़ोन कॉल्स आना बंद हो गई, जब इत्तेहादियों ने अपने फ़ैसले ख़ुद करना शुरू किए, जब इमरान खान को ये साफ नज़र आ रहा था कि अब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद ख़त का ख्याल आया। उसके बाद अमेरिका मुर्दाबाद का नारा बना। काश, मैंने तो उस दिन असेंबली में ये कहा था कि काश जब IMF से इतनी सख्त शराइत पे ये कर्जे दिए जा रहे थे जिनके नताइज अभी हम सब भुगत रहे, काश उस वक्त भी ये कह रहे थे कि IMF और अमेरिका मुर्दाबाद। या जब ट्रंप के बिल्कुल करीब बैठकर ये ट्रंप और अमेरिका की तारीफ़ें कर रहे थे कि जी हमारी तो बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस वक्त भी ये नारा लगा रहे थे। या इतना बेसब्री से जब वो इंतज़ार करते रहे जो बाइडन के टेलीफोन का, तो उस वक्त भी शायद अगर ये नारा लगा रहे थे तो बड़ा अच्छा होता। बुनियादी बात यह है, खान साहब किसी बैरूनी साजिश के नतीजे में नहीं गए हैं। खान साहब अपनी गलतियों की वजह से गए हैं। अच्छा। खान साहब ने गैरों को भी नाराज़ तो किया, खान साहब ने आखिर में अपनों को भी नाराज़ किया।
अब आप मुझे ये बताएं, कह रहे थे कि लोगों की ज़मीर खरीदे गए हैं, एक आप मुझे पीटीआई का रुकन बताएं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ वोट दिया हो? दिया किसी ने वोट? नहीं दिया है। ऑपोजिशन वो का सारे साथ? तो कुरान करीम पे हाथ रख के टीवी चैनल्स पे आते रहे कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। किसने वोट दिया है? इनके वो अपने इत्तेहादियों ने, इत्तेहादी थे। इनके अपने इत्तेहादी जो इनके साथ थे, और फिर इनके इत्तेहादियों को इन पर एतमाद नहीं रहा। पहले इनके इत्तेहादियों को मैनेज किया जा रहा था, जब वो मैनेज करने वालों ने मैनेज करना बंद कर दिया तो इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिल गए, उनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हो गए। इसको अगर आप अमेरिका साजिश कहते हैं तो ये अमेरिका साजिश है, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन और इमरान खान के इत्तेहादियों ने मिलकर एक जमहूरी तरीके से उनकी हुकूमत को हटाया है। हैदर खान साहब, आपने अभी वो न्यूट्रल्स की बात की, तो ये आजकल तो खान साहब जो है ना अपने जलसों में खूब जो है ना उनके खिलाफ बातें कर रहा है। तो जो नवाज शरीफ साहब थे वो जब इस तरह की बातें करते थे तो एकदम से वो टीवी स्क्रीन से गायब हो जाते थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको अभी भी जो है ना बड़ी रियायत दी जा रही है। ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये वजाहत तो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से आनी चाहिए कि इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है। बज़ाहिर तो उन्होंने 2-3 मुख्तलिफ मौक़ों पे बड़ा खुल के ये कहा है कि जी अब हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और मेरे ख्याल से वक्त, हालात और वाक़यात से ये पता चल जाएगा कि इस बात में कितनी हकीकत है। आज मेरे ख्याल से मैं और आप किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, सही। वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। देखिए, जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले करे, जब आपका साथ दे, तो फिर उनसे अच्छे लोग कोई नहीं, उनसे ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं। जब वो इस्टेब्लिशमेंट आपकी गलतियों की वजह से, आपकी नाकामियों की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से आपका साथ देना छोड़ दें, तो आप उन पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जब इलेक्शन कमीशन आपकी मर्जी का फैसला दे तो आप वाह वाह करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन आपकी मर्जी का फैसला नहीं करता तो आप उसी इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हैं। जब अदालत मजबूरन रात के 12 बजे खुलती है इसलिए कि आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हो रही थी, अदालती फैसले को नहीं माना जा रहा था, बिल्कुल, जब अदालत रात के 12 बजे खुलती है तो आप अदालत पर तनकीद करते हैं। जब अदालत आपके हक में फैसला देती है तो आप फिर कहते हैं जी शाबाश, बहुत अच्छा फैसला आया। जो कर दिया पंजाब के ऊपर, 20 सीट कर दिया। जो अदालत ने फैसला दिया लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो अदालत ने फैसला दिया डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, बिल्कुल, उनके वोट कब काउंट होंगे कब नहीं होंगे, ये सारे फैसले उन्होंने अप्रिशिएट किए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खान साहब की एक्चुअली ये कोशिश है कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को और अदालत को मिलाकर मेरी मर्जी से चले सब। वो ये चाहते हैं कि अदालत भी मेरी मर्जी से चले, इस्टेब्लिशमेंट भी मेरी मर्जी से चले, मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान का हुक्मरान भी रहूं, ये सब मेरे साथ हों, और अगर ये मेरा साथ ना दे तो फिर मैं भी इन पर तनकीद करूंगा, मेरे लोग भी इन पर तनकीद करेंगे, और वो फिर हर हद को पार करेंगे उस तनकीद में। ज़बरदस्त, ठीक है जी। अब कुछ जो इलाकाई इश्यूज़ है उस पर भी बात करेंगे। एमल वली खान साहब जो अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई सदर है, उन्होंने हाल ही में रूस का दौरा किया है। तो माजी में अवामी नेशनल पार्टी की रूस के साथ बड़ी जो है ना अच्छे ताल्लुकात रहे हैं जब ये एक्स सोवियत यूनियन था। तो क्या ये उसी तनाजुर में है या ये किस सिलसिले में था? नहीं, मेरे ख्याल से एक्स सोवियत यूनियन के बाद तो दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत कुछ बदल गया है, ना वो वक्त है ना वो हालात है। अब मेरे ख्याल से जो आज की दुनिया है इसी दुनिया के हिसाब से हमें चलना होगा जी। और हम ये समझते हैं कि सिर्फ रूस नहीं बल्कि इस खित्ते के जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ANP की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा। और जाहिर बात है कि अगर ANP को कोई भी मौका मिलता है, चाहे वो रूस हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। इसलिए नहीं
कि ANP की ज़ात को उसका फ़ायदा पहुँचे, इसलिए कि हमारे मुल्क को इसका फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि हमेशा अगर आप देखें तो राब्ते जो होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ज़्यादा मौसर नहीं होते, आपके मुख्तलिफ राब्ते होने चाहिए ताकि मुल्कों के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सके, अगर कहीं एतमाद का फुकदान हो वो कम हो सके और आप एक दूसरे के करीब आ सके। उसी हवाले से ये एक कोशिश थी और मेरे ख्याल से ऐसी कोशिशें मुस्तक़बिल करीब में भी इंशाल्लाह जारी रहेंगी। अच्छा, ये जो कलदम तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके साथ फिर से जो है एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अभी जो उन्होंने तो अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है ना जंगबंदी का ऐलान भी किया है। तो अवामी नेशनल पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। कल परसों में भी आप लोगों ने एक बयान जारी किया है कि फिर से दहशतगर्दों के साथ जो है ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको फिर से जो है ना लाया जा रहा है। तो ये आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं? सबसे पहले नंबर वन कि हमने किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस, किसी भी सियासी अमल या सियासी हल की ना मुखालफत की है और ना करेंगे। जी। हम सियासी लोग हैं और फिर सियासत के अलावा हमारा बुनियादी नज़रिया जो है वो अदम तशद्दुद का है। जी। तो अपनी नज़रिए की बुनियाद पर और अपनी सियासत की बुनियाद पर ज़ाहिरी बात है कि जितनी भी मसले मसाइल हैं, हम ये समझते हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक पॉलिटिकल हल ही सबसे ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है। ठीक। तो इसलिए नंबर वन, अगर सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, अच्छी बात है, अल्लाह करे इस पर अमल दरामद हो, क्योंकि जंग की हालत में, जंग के माहौल में कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सही। नंबर टू, दूसरी बात ये कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप करें मुज़ाकरात, लेकिन देखिए इस जंग में फ़ौज का नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, हमारे रियासती इदारों का नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, जी। पुलिस का, फ्रंटियर कोर का, फ्रंटियर कंस्टेबलरी का, बाकी LES का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जी। लेकिन साथ ही साथ आम लोग मुतासिर हुए हैं, जी। कौमें मुतासिर हुई हैं, ख़ानदान मुतासिर हुए हैं, उनका क्या करना है? सियासी वर्कर्स को टारगेट किया गया है, उनका क्या करना है? सही। हमारा ये मानना है कि नंबर वन, जितनी भी इफेक्टिव्स हैं उनको आप एतमाद में लें, उनका एतमाद आपको हासिल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सिर्फ हुकूमत और रियासत अकेले ये बोझ ना उठाए, कौमी सतह पर इस पर एक डायलॉग होना चाहिए। तो ये तो अभी हाल ही में हुकूमत तो ये कह चुकी है, हमारे औरंगज़ेब साहब ने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हुकूमत को इन मुज़ाकरात की हिमायत हासिल है। देखिए, मैं तो ANP की बात करूँगा, अभी तक इन मुज़ाकरात के हवाले से बाज़ाब्ता हमसे कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई है। अच्छा। एक सिर्फ प्रेजेंटेशन थी जब ये हुकूमत नहीं थी, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और वो प्रेजेंटेशन भी आर्मी चीफ ने दी थी, इन कैमरा DGI साहब, ब्रीफिंग जो आप इन कह रहे हैं। कैमरा। अच्छा, अच्छा। उस वक्त इस इशू पर मुख्तसर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हुआ था। उसमें भी हमने सुना है कि आप ही नहीं बात की थी। उसमें मैंने नंबर वन, मैंने मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की थी, ठीक। लेकिन मैंने ये कहा था कि जो भी फैसला हो वो सबकी मशावरत से हो, और मशावरत के नतीजे में इसको एक नेशनल लेवल पर आप ओनरशिप दें, और उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे आगे तो उसके अच्छे नताइज होंगे। अच्छा, अगर इस तरह होता है कि अगर कोई मुआहदे पे बात पहुंचती है और फिर उसी मुआहदे को जो है ना वो ये लेके जो है ना पार्लियामेंट लाते हैं, पार्लियामेंट से सारे वहाँ पे इसकी मंजूरी ली जाती है, तो ये फिर आप लोगों को एक्सेप्टेबल होगा? पार्लियामेंट के अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। हमारा मौक़िफ़ क्या होता है, वो तो जैसे मैंने कहा कि मैं पार्टी के अंदर तब मशावरत करूँगा जब बाज़ाब्ता मुझसे पहले बात तो हो ना, तो मैं पार्टी से मशावरत करूँ। जब तक बाज़ाब्ता मुझसे बात नहीं होती तो पार्टी के अंदर मशावरत के अमल को शुरू करना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। जब बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोसेस के हवाले से ANP के साथ, यानी अवामी नेशनल पार्टी के साथ कोई बातचीत होगी, हमें एतमाद में लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है कि मुझे पार्टी के मुतल्लिका इदारों को भी एतमाद में लेना होगा। और फिर जब पार्लियामेंट में ये मसला आएगा तो पार्लियामेंट में लेट देयर बी, मैं ये नहीं कहता कि 6 महीने डिबेट करें, 2 हफ्ते डिबेट कर लें। अच्छा। कंसेंसस पैदा कर ले। देखिए 18वीं तरमीम जब आ रही थी कितने इख्तिलाफात थे, लेकिन
आखिर में कंसेंसस पैदा हो गया ना। जी हमने जब तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए अपनी हुकूमत में आया, उस वक्त हम ये मसला पार्लियामेंट आपके लेकर दौर लिए में तो एक मुआहदा भी हुआ था स्वात हुआ में। था, जिसको बिल्कुल। फिर जिसकी फिर खिलाफ वर्जियाँ भी हुई थी। जी जी बिल्कुल। वो बड़ी तल्ख वाक़यात है, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल हम उस वक्त पार्लियामेंट गए, हमने पार्लियामेंट को एतमाद भी लिया। तो इस वक्त भी मेरे ख्याल से मुनासिब है कि पार्लियामेंट को एतमाद भी लिया जाए, मुशावरत हो, एक डायलॉग हो और एक नेशनल लेवल पे इसको ओनरशिप मिले। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें अगर ये अभी जिस तरह एक जंगबंदी की बात हो रही है, फिर उसमें कहा जा रहा है कि फिर मुआहदा होगा, तो जो हमें मुतालबात मीडिया में आ रहे हैं, अब जो हमने अपने तौर पे मालूम किया है, उसमें जो टीटीपी है उसको उनका एक बाकी जो मुतालबात है वो हल हो जाएंगे, जिस पे एक मसला पैदा हो सकता है। वो उनका मुतालबा है कि जो फाटा मर्जर है, फाटा इंजमाम, इसको वापस लिया जाए। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये मुमकिन है? देखिए, इस तरह है कि फाटा का मर्जर जो है उससे पीछे हटना तो यही है कि आप मुस्तकबिल के हवाले से जो मुस्तकबिल में इस खित्ते की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो पुख्तनख्वा की ज़रूरत है, जिसे हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं, मेरे ख़्याल से कि हम ये एक कदम आगे बढ़ने के बजाय 10 कदम पीछे जा रहे होंगे। लेकिन इस वक्त मैं उनके किसी मुतालबे पे भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा जब तक इन ब्लैक एंड वाइट मेरे सामने ये कोई ना रखे कि जी ये इनके मुतालबात हैं, अब आप अवामी नेशनल पार्टी इस पर हमें अपनी राय दें। फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि रियासत और हुकूमत को चाहिए कि जो मुतालबात उनके हैं लाएँ वो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को एतमाद में ले। उन मुतालबात के हवाले से मेरे ख्याल से फिर पार्लियामेंट में मशावरत होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक दो और चीज़ें हैं, जैसे कि अवामी नेशनल पार्टी के, वो हमें भी पता है कि उनके तकरीबन 1000 के करीब वर्कर जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें वज़रा भी है, MPs MNAs भी थे। इसी तरह APS का जो वाक़या हुआ वो भी बहुत बड़ा एक दलखराश वाक़या था। तो अगर ये TTP जो है, ये APS वाक़ये और या जो ANP के जो लोग शहीद हुए हैं, इस पे माफ़ी मांगे बाकायदा तौर पर, तो क्या ये आप लोग उनको माफ़ कर देंगे या ये सिलसिला आगे चल जाएगा? अभी तक उन्होंने माफ़ी मांगी है? अभी तक उन्होंने माफ़ी मांगी है? जी नहीं। नहीं मांगी। तो जब उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं तो मैं क्या कमेंट करूं? अच्छा मैं तो यही कहूँगा कि पहले वो नौबत तो आए ना, पहले वो मरहला तो आए, तो उसके बाद बैठकर मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने क्या करना है। अभी तक वो मरहला तो आया नहीं है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि ANP की ये तारीख़ रही है कि हमने अपने वतन की खातिर बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दी है, और अगर किसी अमल के नतीजे में सबसे पहले ये कि कोई मुखलिस हो, जी बिल्कुल। और हकीकत में मुखलिस हो, और वो अमन कायम करना चाहता हो, अगर वो एक कदम बढ़ाएगा तो ANP 2 कदम आगे जाएगी। तो बात हो सकती है, आपका मतलब ये है कि मेरा उनसे मतलब बात हो कि सकती बात हो सकती है, बात आपने करनी होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जराइम है जो मेरे ख्याल से काबिल माफ़ी नहीं है। है? अच्छा, उसका क्या किया जाएगा फिर? उसका कोई हल ढूंढना होगा, और हल आप तभी ढूंढेंगे जब मिल बैठ के आप बात करेंगे। या तो ये है कि हुकूमत और रियासत ये कहे कि जी बस हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं, हम सब कुछ करेंगे, तो फिर तो ठीक है। अगर ये नहीं तो फिर सबको एतमाद में लेना होगा। TTP की भी जो है ना काफ़ी सारे यानी वो उनकी भी कुछ शराइत है, वो ये है कि हमारे लोग भी मरे हैं, हमें भी कंपनसेशन दिया जाए, तो ये एक ऐसा मामला है। और अच्छा इसमें ये काफ़ी पेचीदा मामला है। जी पेचीदा तो है, ये बहुत पेचीदा पेचीदा मामला है, और मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा इसमें एक जो बड़ी पॉजिटिव बात जो समझी जा रही है, या जो हमारी बातचीत होती है यहाँ के जो हुक्मरान है, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो ये है कि इसमें जो है ना ये मुज़ाकरात जो है ये अमारत इस्लामी या अफ़गान तालिबान के सालिसी में हो रहे हैं। तो अब वो उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं, और ये तो आपको पता ही है कि TTP और अफ़गान तालिबान ये तो एक लोग हैं सारे, और उनकी जो है ना वो दिलचस्पी की वजह भी जो है ना वो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये इनके अपने लोग हैं, दूसरी बात ये है कि अगर वो इस तरह मतलब वो जिस तरह वहाँ से अगर हमले होते हैं यहाँ पे, जैसे अब पाकिस्तान ने 1 महीना पहले जो है ना वो 5 उधर जो है ना कार्रवाई भी की, फिर वो हुकूमत पाकिस्तान और इमारत इस्लामी के दरमियान में मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो इस वजह से वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आप क्या यानी उम्मीद करते हैं कि अगर वो इमारत इस्लामी इसमें दिलचस्पी लें तो ये कामयाब हो सकती है मुज़ाकरात?
देखिए, सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान के अंदर ये तवक्को की जा रही थी कि अफ़गान तालिबान के आने के बाद वहाँ पर मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा, बिल्कुल जो बदकिस्मती से नहीं हो आज तक सकता। कायम नहीं हो सका। तो बिल्कुल इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। अगर उनके कंट्रोल में होती तो कम से कम अफ़गानिस्तान में तो इस वक्त 100% अमन कायम हो चुका होता ना। एक तो ये एक हकीकत है। नंबर 2, हमें ये बताया जाता था कि जी इससे पहले जब मोहतरम हामिद करज़ई साहब की हुकूमत थी या फिर अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, तो हमें ये बताया जाता था कि जी ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है, इनमें जो लोग मुलव्विस हैं, इनको वहाँ की हुकूमत पाल रही है, उनको उन्होंने पनाह दी हुई है, उनको कुछ कहती नहीं है। तो उसमें मैं मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहता, अच्छा। वरना वहाँ पर भी कहने को बहुत कुछ है। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अब तो ना हामिद करज़ई की हुकूमत है और ना ही अशरफ गनी की हुकूमत है। अब अगर उनको वहाँ पर पनाह हासिल है तो वो पनाह उनको किसने दी है? सबसे ज्यादा टफ टाइम जो है ना वो हमारे इस्लामी ने पाकिस्तान को दिया है, यकीन जाने। यानी इन 8-10 महीनों में जब से वो आए हैं 15 अगस्त के बाद से, मैं आपको गिना सकता हूँ क्योंकि मेरी हमारी बड़ी नजर है वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल, आपकी तो मुश्किलात कम नहीं हुई बल्कि आपकी मुश्किलात बड़ी बढ़ है, गई हैं। बढ़ गई हैं। तो तो फिर ये ये आपके सवाल के जवाब में कि उनका रोल इसमें बड़ा अहम है। वो अगर सीरियसली एक एफर्ट करना चाहते हैं और अल्लाह करे कि वो करे, तो वो एक इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर वो सिर्फ इतना ही कह दें इनको ना कि या बैठकर अपने मामलात को ठीक करें, और अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो मज़ीद हम आपको अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये कह देना और इस पर अमल करना, इससे भी हमारी आधी मुश्किल ख़त्म हो जाती है। इस पे हम मजीद सवाल और भी करेंगे। वो असल में वो चूंकि आप एक तो रीजनल पॉलिटिक्स को जानते हैं और फिर ये अवामी नेशनल पार्टी का ये जो अफगानिस्तान के हवाले से एक माजी में भी और आज भी है ना एक बड़ा मौक़िफ़ रहा है। तो ये जो अभी एक तो जो आप वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें हैं उसके हवाले से, या जो कलदन तंजीमें हैं जैसे अलकायदा है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, TIP है, बाकी भी है, तो उसके हवाले से यानी आज तक जो अमारत इस्लामी है वो दुनिया को कोई यकीन दहानी नहीं करा सकी है, क्योंकि सारी दुनिया तो उससे डिमांड कर रही है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें ना, इनको या निकालें या हमें शूट ही दें कि ये कोई सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी जो है ना अभी तक उसको हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा, क्या वजह है? यही वजह है, यही वजह है। एक तो ये कि हुकूमत में आने के बाद उनके कुछ फ़ैसले ऐसे आए हैं कि ज़ाहिर बात है कि इस माहौल में तो उनको तस्लीम करना पाकिस्तान के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। जी। फिर अगर आप उनको तस्लीम करते हैं तो आप इंटरनेशनली भी आइसोलेट होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का एक मौक़िफ़ होगा और आपका मौक़िफ़ उनसे अलग होगा। तो मेरे ख़्याल से 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं अफ़गानिस्तान को ये कहूँ कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना, क्योंकि अफ़गानिस्तान ख़ुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान ख़ुद मुख्तार मुल्क है। बिल्कुल। तो उसकी ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नंबर 1 है ये कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत को आना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, ये पूरी दुनिया का मुतालबा है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो। वो स्टेक होल्डर्स जो अमन चाहते हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो अफ़गानिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं, उन स्टेक होल्डर्स की एक मुश्तरका हुकूमत होनी चाहिए। फिर आपने काम करना होगा एक मुश्तरका आईन पर। फिर आपको इवेंचुअली जाना होगा, एक साजगार माहौल जब बन जाए, फिर आपको जाना पड़ेगा इंतखाबात की तरफ, क्योंकि हतमी इख्तियार अफ़गान आवाम का है कि वो किसको मुंतखब करते हैं और किसको बेहतर समझते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए। इसके लिए मेरे ख्याल से अभी जो रफ्तार होनी चाहिए और जो फ़ैसले होने चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे। फिर सेकेंडली वहाँ पर स्कूल्स के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से कुछ बेसिक कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान की भी हैं, दुनिया की भी हैं।
वहाँ उन फैसलों पर जब तक नज़रसानी नहीं होती तो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान के मामलात ठीक नहीं होंगे। तीसरा जो ट्रस्ट डेफिसिट था और है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, इस इशू को आप जब तक एड्रेस नहीं कर सकते या नहीं करते तो भी ना अफ़गानिस्तान के मसले हल होंगे ना हमारे मसले हल होंगे। सही। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जी। कि आप उस हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं करते, ये आपका अपना फ़ैसला है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप उसको रिकग्नाइज़ करें या ना करें, अफगान अवाम, हाँ लेकिन अफ़गान अवाम का आपने क्या करना है। बिल्कुल। आप अगर अफ़गान हुकूमत को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते तो कम अज़ कम इतना तो कर लें कि ख़ुद उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं आएँ और अफ़गान अवाम की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसमें उनका साथ दें। बिल्कुल। अगर उसमें आप इनका साथ नहीं देंगे तो अफ़गान अवाम को आप फिर दूसरी तरफ मजबूर करेंगे कि वो देखें और जाएं, और वो अगर दूसरी तरफ देखेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे तो वो सिर्फ अफ़गानिस्तान की तबाही नहीं होगी, वो फिर इस पूरे खित्ते की तबाही होगी। सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू कम फॉरवर्ड और उनको अफ़गान अवाम को इन मुश्किल हालात में अफ़गान अवाम को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए वहाँ पर लोगों को खाना बहुत मुश्किलात है, एजुकेशन के मसले हैं, पीने का पानी तक साफ नहीं है, दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर बात है कि इस तरफ तो बैनुल-अक़वामी दुनिया तवज्जो देगी तो ही बात बनेगी। अब अगर आप ये कहें कि एक हुकूमत है मैं इसको तस्लीम नहीं कर रहा और जब तक मैं तस्लीम नहीं करता तो अफ़गानिस्तान के साथ मैं कोई ताउन नहीं करूँगा, तो आप बुनियादी तौर पर अफ़गान हुकूमत को सज़ा नहीं दे रहे या उस रजीम को सज़ा नहीं दे रहे, आप असल में अफ़गान अवाम को सज़ा दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये हाल ही में अभी इंडियन एक डेलीगेशन ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, पहली मर्तबा जब से इमारत इस्लामी की हुकूमत कायम हुई है। तो उसके बाद फिर जो जो अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला यकूब, उसने एक इंडियन टीवी के साथ इंटरव्यू दिया उनको इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने ये कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि जो अगर इंडिया जो है ना जो अफ़गान फोर्सेस है उनकी तरबियत अगर इंडिया में कराना चाहते हैं तो मतलब ये हमारी ख्वाहिश होगी। तो उस पे जो है ना यहाँ पे काफ़ी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं काफ़ी रिएक्शन भी आ रहा है। जो पिछली अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी उनकी फ़ौज भी जो है ना वहाँ इंडिया से उनकी तरबियत होती रही है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये तो एक ऐसी बात है कि जो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है, मतलब पाकिस्तान तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है बिल्कुल। और ना ही पाकिस्तान को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर तो आप क्या ये समझते पाकिस्तान उस पे कोई खफा नहीं होगा, ऐसे कोई रिएक्शन नहीं देगा? देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि जब जब भी इंडिया ने कोशिश की है कि वो अफ़गानिस्तान में अपने लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा करे जी। और अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करे और वो स्पेस फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, तो इस पे तो पाकिस्तान का एतराज़ जायज़ था, है और होगा, उस पर तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। अगर हिंदुस्तान हकीकत में अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहता है और पाकिस्तान के हवाले से कोई भी इस तरह के डिज़ाइंस नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सोच ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाए, फिर उस माहौल से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा किया जाए, तो फिर ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान तो मजबूरन फिर उस पर सोचेगा भी और परेशान भी होगा और फिर जो तनकीद होगी तो वो भी होगी। जनाब अमीर हैदर खान होदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे सवालात के खुलकर जवाब दिए। नाजरीन, हैदर खान होदी साहब ने TTP के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अच्छी बात की कि ये मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन इसमें पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए और वो लोग जो इस दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं उनको भी जो है ना